नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, वेरी गुड। बच्चों, मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, जानते तो होंगे। मैं बिंदु त्रिपाठी, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। तो बच्चों, आज राजनीति विज्ञान के क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम राजनीति विज्ञान के अध्याय 5 के विषय में आपसे बात करेंगे, जिसमें है कांग्रेस प्रणालियां, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। आपने पहले के अध्याय में पढ़ा होगा कि 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। यद्यपि 1951 में ये चुनाव शुरू तो हो चुके थे, लेकिन देश के अधिकांश हिस्सों में चुनाव 1952 में ही संपन्न हुए थे। इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। ठीक है। अब इस चुनाव में क्या हुआ बच्चों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लोक प्रचलित नाम था, ये था कांग्रेस। और कांग्रेस का जो संगठन था, ये पूरे देश में फैला हुआ था। और इसके जो अगुवा नेता थे, आप जानते हैं बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब पहले आम चुनाव में, जो कि 1952 में हुआ, इसमें क्या हुआ बच्चों कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ और पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है। अब लोकतांत्रिक राजनीति के पहले दौर में कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। ठीक है। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे दूसरे राजनीतिक दलों को भी महत्व मिलना शुरू हो गया और कांग्रेस की जो अब तक की क्षमता थी वो घटने लगी और इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ एक दौर में ही रहा। तो अब बच्चों, हम इसके आगे की बात पढ़ेंगे और इस अध्याय में हम जानेंगे कि इस प्रणाली को 1960 के दशक में पहली बार चुनौती मिली। ठीक है। और इस अध्याय में हम यह भी जान सकेंगे कि नेहरू के बाद राजनीति ने क्या करवट ली। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि विपक्ष की एकता और पार्टी के बिखराव ने कांग्रेस के प्रभुत्व को कैसे चुनौती दी। हुआ क्या था बच्चों कि धीरे धीरे पार्टी के अंदर ही बिखराव शुरू हो गया था, जिसके कारण कांग्रेस के प्रभुत्व को एक चुनौती मिली और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस ने फिर किस तरह से इन चुनौतियों का सामना किया, हम इसके विषय में भी जानेंगे इस अध्याय में। और यह भी जानेंगे कि कैसे नई नीतियों और विचारधाराओं ने कांग्रेस प्रणाली की पुनर्वापसी की। तो बच्चों, हम इस अध्याय में टू द पॉइंट आगे बढ़ेंगे। बेहतर होगा कि आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे, क्योंकि पढ़ाने के दौरान ही बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आएंगी जिससे कि आपको इस अध्याय में छिपे हुए प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त होंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर भी आपको प्राप्त होंगे। इसलिए कॉपी जरूर आप लोग साथ में रख लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए हम इस अध्याय के प्रथम बिंदु पर बात करेंगे, जो है राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। तो बच्चों, 27 मई 1964 को पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई। अब भारत जैसे नव स्वतंत्र देश में एक गंभीर प्रश्न खड़ा हुआ कि अब पंडित नेहरू का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा। भारत के लोगों को यह भी आशंका थी
कि राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल जो है ये लोकतांत्रिक ढंग से हो भी पाएगा या नहीं, और असफल रहने की स्थिति में यह भी भय था कि कहीं सेना राजनीतिक भूमिका में न उतर आए। ठीक है, और इन्हीं कारणों से 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। अभी बच्चों हमने आपसे इसीलिए कहा था कि कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि यही वह दशक था बच्चों जिसमें गरीबी, गैर बराबरी यानी असमानता, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल बिल्कुल अनसुलझे थे, जिनका निराकरण होना था। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों कि हमने बात की ना कि पंडित नेहरू का तो निधन हो चुका था, अब बात आ गई उत्तराधिकार की। तो जब उत्तराधिकार वाली बात आई कि नेहरू के बाद कौन, तो नेहरू के बाद सबसे ज्यादा ध्यान यदि गया तो शास्त्री जी पर गया। ठीक है, तो नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे के कामराज, इन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से इस बारे में सलाह मशविरा किया। बच्चों जब हम बात कर रहे हैं के कामराज की, तो थोड़ा सा इनके बारे में हम आपको बता दें कि के कामराज एक स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे और मद्रास यानी तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, और मद्रास प्रांत में शिक्षा का बहुत प्रसार किया था इन्होंने। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी बच्चों कि आज जो स्कूलों में मध्याह्न भोजन होता है ना, इस मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत के कामराज ने ही की थी, है ना। तो इन्होंने ही के कामराज ने ही सलाह मशविरा किया पार्टी के लोगों से, और फिर क्या पाया कि सभी लोग लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में है। मतलब सभी लोग चाहते थे कि लाल बहादुर शास्त्री ही अगले प्रधानमंत्री बने। फिर हुआ क्या कि अंततः शास्त्री जी कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुन लिए गए और इस तरह वे देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, लेकिन बच्चों इस बीच शास्त्री जी को दो बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया और 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा, और इसी दरमियान इन्हीं सब चुनौतियों का सामना करते हुए इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और इसी नारे की बदौलत उन्होंने सभी चुनौतियों का निराकरण कर दिया। लेकिन बच्चों हुआ क्या, अब क्या हुआ बच्चों कि 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी का देहांत हो गया। कहते हैं कि उस समय शास्त्री जी किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ताशकंद गए थे और उसी दरमियान उनका निधन हो गया। अब फिर वही समस्या खड़ी हुई कि शास्त्री के बाद अब फिर उत्तराधिकार किसे सौंपा जाए। तो शास्त्री के बाद ध्यान कहाँ गया, इंदिरा गांधी के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। अब हमने बताया आपको कि शास्त्री जी के निधन के बाद पुनः राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल देश के सामने उठ खड़ा हुआ। अब मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच बहुत कड़ा मुकाबला था। मोरारजी देसाई बंबई प्रांत मतलब मौजूदा महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे मंत्री पद पर भी रह चुके थे। दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी बीते वक्त में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी। शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार भी संभाला था। तो क्या हुआ बच्चों कि इस बार पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बना लिया
ठीक है। तो इंदिरा गांधी के नाम पर तो सर्वसम्मति कायम नहीं हो सकी। ऐसे में फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। इंदिरा गांधी ने इसमें मोरारजी देसाई को हरा दिया और वे देश की प्रधानमंत्री बन गई। ठीक है बच्चों, उन्हें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया था। अब प्रधानमंत्री तो बन गई है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें जमने में थोड़ा सा वक्त लगा। इंदिरा गांधी यूं तो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में कम दिनों तक वे मंत्री पद पर रही थी। तो पहले जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनको समर्थन दिया था, तब यह सोचकर उन्हें समर्थन दिया कि शायद वे उनके ऊपर निर्भर रहेंगी प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाना शुरू कर दिया। अब होता क्या है बच्चों कि प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी। ये आम चुनाव था 1967 का, चौथा आम चुनाव था ये बच्चों। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये आ सकता है या किसी प्रश्न के उत्तर में आपके काम आ सकता है। तो चौथा आम चुनाव 1967 में शुरू हुआ। तो बच्चों, भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, क्योंकि 1952 के बाद से तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का दबदबा कायम था और 1967 के चुनावों में इस प्रवृत्ति में बहुत बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया बच्चों, अब हम इसको जानेंगे चुनाव के संदर्भ में। तो चौथे आम चुनाव के आने तक देश में बड़े बड़े बदलाव हो चुके थे। प्रधानमंत्रियों का जल्दी जल्दी देहावसान हुआ। हमने अभी बतलाया था कि पहले 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, फिर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का भी निधन हो गया। इस तरह हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री जल्दी जल्दी देश से चले गए और जो नए प्रधानमंत्री बने यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी, तो इनको तो पद संभाले हुए अभी पूरा 1 साल भी नहीं गुजरा था। साथ ही इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से थोड़ा कम अनुभवी भी माना जा रहा था। और इसी दरमियान क्या होता है कि देश में गंभीर आर्थिक संकट भी था। कई कारणों की वजह से ये संकट था। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट आदि के साथ साथ सैन्य खर्चों में भी काफी बढ़ोतरी हुई थी। तो इस तरह इन सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति बहुत विकट हो गई थी और आर्थिक स्थिति की विकटता के ही कारण कीमतों में काफी तेजी से इजाफा भी हुआ। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध में उतर आए और देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। तो जब लोगों ने विद्रोह शुरू किया तो सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, मतलब सीधे सीधे सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। इससे क्या हुआ कि लोगों की नाराजगी और बढ़ गई। अब इसके बाद इसी मौके का फायदा उठाकर साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए
संघर्ष छेड़ दिया। ठीक है, इसी दरमियान एक नई अवधारणा सामने निकल कर आई बच्चों, जिसे नाम दिया गया गैर कांग्रेसवाद। ये क्या है गैर कांग्रेसवाद? हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि विपक्षी दल जो था, इसमें जन विरोध के ये लोग अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव बना रहे थे। कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये लगता था कि उनके वोट बढ़ जाने के कारण ही वह सत्ताहीन है। विरोधी दलों को भी यही लगता था कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर मिला है। इसी रणनीति को राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद कहा था। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। और ये गैर कांग्रेसवाद नाम देने वाले थे राम मनोहर लोहिया। अब बच्चों हम इस अध्याय के अगले बिंदु पर चलते हैं, जो है चुनाव का जनादेश। तो लोकसभा और राज्यसभाओं के लिए 1967 में फरवरी के महीने में चौथे आम चुनाव हुए। अब जब चुनाव का परिणाम सामने आया तो कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। उस समय जो तत्कालीन राजनीतिक पर्यवेक्षक थे, इन्होंने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। क्या कहा? चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप। तो विशेष बात यह थी बच्चों कि कांग्रेस को बहुमत तो मिला, लेकिन उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। अब से पहले कांग्रेस को कभी न तो इतने कम वोट मिले थे और न ही इतनी कम सीटें मिली थी। एक और विशेष बात थी इसमें कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी इस चुनाव में हार गए थे। ठीक है, तो कांग्रेस को इसमें 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। 2 अन्य राज्यों में भी दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी, वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे। ठीक है, ये राज्य बल्कि पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में थे। जैसे कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, आप नक्शे में देख सकते हैं, स्पष्ट दिख रहा है आपको। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में यह सरकार नहीं बना सकी। और मद्रास प्रांत, जिसे अब तमिलनाडु कहा जाता है, में एक क्षेत्रीय पार्टी मतलब लोकल पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम मतलब डीएमके हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। यहाँ के जो छात्र थे बच्चों, ये हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध कर रहे थे और डीएमके ने उनके इस विरोध को नेतृत्व प्रदान किया था। बच्चों, चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी। ठीक है बच्चों, ये गठबंधन की जो परिकल्पना थी, यह पहली बार 1967 के चुनाव में सामने आई।
ठीक है बच्चों, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि 1967 के चुनावों से गठबंधन की परिघटना सामने आई। चूंकि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो मिला नहीं था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बना लिया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। बच्चों, इस सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग थे। ठीक है, अब 1967 के ही चुनाव में एक विशेष बात जो सामने आई वो थी दल बदल की। दल बदल क्या होता है अभी पढ़ेंगे आप पीसी में। तो 1967 के चुनाव में एक खास बात जो थी वो थी दल बदल की। इसने राज्यों में सरकारों के बनने और बिगड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब मैं बताऊं आपको कि दल बदल है क्या आखिर। तो कोई प्रतिनिधि किसी खास दल से चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और वह चुनाव जीत भी जाए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वह इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में जाकर शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, दल बदल की परिभाषा भी है इसमें। दल बदल पर आपका एक प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर तैयार हो गया है, लिखा आपने अपनी कॉपी में। चलिए अब आगे बढ़िए। 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने तीन राज्य कौन कौन से, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की इस दल बदल प्रक्रिया से ही आया राम गया राम का जुमला मशहूर हुआ था। यह भी बच्चों याद रखने की बात है, आया राम गया राम जुमला कहां से मशहूर हुआ। तो ये 1967 के चुनाव में दल बदल वाली प्रवृत्ति जो उभर कर सामने आई, इसी के कारण आया राम गया राम का जुमला छोड़ा गया जो आज भी प्रचलित है। अब अगले बिंदु पर आते हैं हम, आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं, जो है कांग्रेस का विभाजन। बच्चों, हमने देखा कि 1967 के चुनावों के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम तो रही, लेकिन उसे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था। साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता भी जाती रही। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह रही कि चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है, क्योंकि अभी तक क्या था बच्चों कि कांग्रेस का ही एक छत्र राज्य हुआ करता था और ये माना जाता था कि कांग्रेस इतनी दमदार पार्टी है जिससे लोहा लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये धारणा यहाँ पर खत्म हो गई और स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस को भी हराया जा सकता है। तो बच्चों, इसी स्थिति में गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और इन सरकारों ने बहुमत तो खोया ही, साथ ही उन्हें नए सिरे से एक गठबंधन भी बनाना पड़ा। अब हम आगे बात करेंगे सिंडिकेट की, इंदिरा बनाम सिंडिकेट। तो बच्चों, इंदिरा गांधी को जो असली चुनौती मिली वह अपनी पार्टी से ही मिली। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। अब फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, विशेष तौर पर सिंडिकेट क्या बला है, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि सिंडिकेट क्या है। तो ये जो सिंडिकेट है ना, कांग्रेस के भीतर ही जो ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था वह सिंडिकेट कहलाया। इस सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इसी ने अर्थात सिंडिकेट ने ही इंदिरा गांधी का कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। बच्चों, विशेष ध्यान देने की बात यह है कि सिंडिकेट के जो नेता थे, इन्होंने क्यों समर्थन दिया था इंदिरा गांधी को? क्योंकि इनको ये उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह और मशविरों पर अमल करेंगी, मतलब जैसा वो कहेंगे वैसा ही करेंगी। खैर, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस और पार्टी के भीतर अब अपना खुद का मुकाम बनाना शुरू कर दिया और इन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्त लोगों के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को तो रखा, लेकिन सिंडिकेट को इन्होंने हाशिए पे लाकर खड़ा कर दिया। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? तो आज के लिए बस इतना ही। हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा है आप उसको घर पर अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे और बीच बीच में मैं बताती गई थी आपको कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप नोट करते चलिए। निश्चित रूप से आपने नोट किया होगा, अब उसी को आप रिवाइज कर लीजिए और यदि किसी तरह की कोई समस्या है तो अगली कक्षा में हम फिर से मिलते हैं। आप उस कक्षा में अपने प्रश्नों का समाधान मेरे साथ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।